हाँ जी। हाँ, ऐसी कम करवाए। अरे एस, तुम भले आरएस के बेच में एडमिशन लो और भले आईएएस के, तुम्हारे अंदर का कांस्टेबल मरता नहीं है। हु हा, किसी ने कुछ बोला और 5-7 लग गए बोलने के लिए। कम करना ज्यादा करना क्या है? कम क्यों? अरे फिर मूर्खों की तरह ठीक लिचड़ हो रहे, संस्कारहीन एकदम। मैं इसे पूछ रहा हूं, फिर बोलने दो इसको, तो तुम बोल लेना बाद में। क्या हुआ तुम्हारी? बुखार है, सर्दी लग रही है? तुम आगे आओ, इधर इधर आगे बैठो, सबसे आगे इधर आओ आगे। चलो, क्या पढ़ लिया था लास्ट में कल? कोटा हो गया था ना? वाह, चलो ठीक। थोड़ा सुनाओगे पुराने? सुना दो। जालोर, जालोर से पूछ लो ना। बताओ, देखे जालोर में अपने सबसे पहले पढ़ा था कि जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर है, इसलिए यहाँ के चौहान क्या कहलाए? सोनगरा चौहान कहलाए। संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। कहां से आया था वो? नाडोल। कहां से आया था? नाडोल। किसको हराता है? कुंतपाल। वहां वो हॉट सीट पे बैठ, हाँ? अरे अरे, चेयर अच्छी, चेयर पे बैठना अच्छे से जाके। क्या किसको हरा के बनता है यहाँ पे? कुंतपाल परमार। उसने मेवाड़ के एक राजा को हराया था, सामंत से। किसको हराया? सामंत। अच्छा, उसे राजेश्वर कौन से अभिलेख में कहा गया? और नैनसिरी ख्यात में उसे क्या बताया गया? कि तू एक ही महान राजा था। समर सिंह ने यहाँ पे क्या क्या बनवाए? परकोटा, कोषागार और शस्त्रागार। अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह भीम सेकंड चालू से किया। उदय सिंह ने इल्तुतमिश से 2 किले छीन लिए थे, नाडोल और मंडोर, और उसने गुजरात के एक राजा को हराया था, लवण सिंह। चाचिक देव ने क्या उपाधि धारण की? महाराजा धीराज। और उस पर कौन आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए? नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। सामंत सिंह ने किसको रोक दिया था? जलालुद्दीन खिलजी को। किसकी सहायता से? कहां पे रोक दिया था? कन्नड़ देव के टाइम में किसने अटैक किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहां कहां अटैक किए? सिवाना। और क्योंकि कन्नड़ देव का एक सेनापति था, उसने सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। कौन था? फरिश्ता कहता है कि अलाउद्दीन ने अपना एक सेनापति भेजा। कौन था? आइनुल मुल्क मुल्तानी। वो कन्नड़ देव को ले गया और वहां कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार। नैन से इस युद्ध का कारण क्या बताता है? फिरोज और वीरमदेव के बीच का आकर्षण बताता है। सिवाना पर अटैक कब किया गया? सिवाना को जालोर की सिवाना में इस समय कौन सा साका हुआ? पहला। और किसने नेतृत्व किया? सातल और सोम कौन थे? कन्नड़ देव के भतीजे। अलाउद्दीन ने कब्जा करके इसका नाम बदलकर और किला किसको सौंप दिया? इनमें उनका एक सेनापति मारा गया था। कौन था? नाहर खान। उसके बाद उन्होंने सांचौर का कौन सा मंदिर तोड़ा? महावीर मंदिर। विद्या के कौन से केंद्र उजाड़ दिए? तो कन्नड़ देव उनको कौन से युद्ध में हराता है? मालकाना के युद्ध में। कौन सा तुर्क सेनापति गिरफ्तार किया गया? जालोर पर कब अटैक किया गया? जालोर में साका किसके नेतृत्व में हुआ? कन्नड़ देव और वीरम। अच्छा, सिवाना में विश्वासघात किसने किया था? बहल सैनिक ने। और जालोर में विश्वासघात बीका दैया कौन मार देता है? पद्मनाभ की 2 किताबों के नाम बताओ। कन्नड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन क्या कर देता? जला। सिरोही में कौन सा वंश था? कौन सी शाखा थी? पहला बंदा कौन गया? लुम्बा। कौन कौन से 2 इलाके जीतता है? किसको हरा के? परमार। राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती राजधानी। शिवभा ने राजधानी कहां बनाई? सहसमल ने। कब बनाई गई? 1425। सुल्तान जो था वो कौन से राजा के कहने पर समझौता करता अकबर से? राय सिंह। कहां के राजा? और आदि सिरोही किसको दे देता है? अकबर। अकबर ने आदि सिरोही किसको दे दी? जगमाल कौन है? तो बाद में दत्ताने का युद्ध कब हुआ? उसमें अकबर के सेनापति कौन कौन थे? जगमाल और राय सिंह। ये वाला राय सिंह कौन है? चंद्रसेन का भाई। जीत किसकी हुई? किसकी हुई? सुल्तान। दुर्साडा की बुक का नाम बताओ। राव सुल्तान रा कवित। अच्छा, उसके बाद अजीत सिंह को शरण कौन देता है? बेरीसाल। किसके खिलाफ? कौन से गांव में? कालिंदी। सिरोही का कौन सा राजा अंग्रेजों के साथ संधि करता है? कब करता है? और सिरोही राजस्थान की, जिसने अंग्रेजों के साथ। अच्छा, बूंदी में कौन सा वंश था? चौहानों की कौन सी ब्रांच? कौन बंदा गया था? देवा। किसको हरा के कब्जा करता है? कोटा को जीत के बूंदी में कौन मिलाता है? जयतर सिंह। कोटा में सॉरी, बूंदी में किला कौन बनवाता है? किले का नाम क्या है?
ये किला किसके लिए फेमस है? अच्छा, सुरजन किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है? कब करता है? 1569। कौन से आक्रमण के टाइम? रणथंभौर। किसकी मुख्य भूमिका थी इसमें? आमेर के भगवंतदास। सुरजन ने द्वारिका में एक मंदिर बनवाया था। और चंद्रशेखर की 2 किताबों के नाम बताओ। सुरजन चरित और आमिर 8। बुद्ध सिंह की किताब का नाम? बुद्ध सिंह के 2 बेटों में लड़ाई हुई, नाम बताओ। दत्तक पुत्र कौन सा था? दलेल सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? उमेद सिंह का साथ कौन दे रहा था? और बूंदी राजस्थान की पहली रियासत है जिसके आंतरिक राजनीति में अमर कंवर किसकी बहन थी और किसकी रानी थी? उसने कौन से मराठा कमांडर को बुलाया था? किसके फेवर में? उमेद। कृष्णा कंवर किसकी रानी थी? दलेल सिंह। और किसकी बेटी थी? और बूंदी का कौन सा राजा अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता? विष्णु सिंह। कब कर लेता? 1818। अच्छा, कोटा की अलग स्थापना करने वाला राजा कौन है? कौन से मुगल बादशाह ने? कब की थी? माधो सिंह। कौन से बूंदी के राजा का बेटा था? रतन सिंह। और जहांगीर ने 2 उपाधियां दी थी, बताओ कौन कौन? रामराज और सर बुलंदरा। अच्छा, जब माधो सिंह ने मध्य एशिया जीत लिया तो क्या उपाधि मिली? सॉरी, कौन सा घोड़ा मिला? बाद रफ्तार। किसने दिया? अबली मीणी का महल किसने बनवाया? कौन सा युद्ध में काम आ गया था? अच्छा, फर्रुख शेर के कहने पे बूंदी पे अटैक कौन करता है? बूंदी का नाम बदल के बूंदी से 2 वो तोपे उठा के लेके जाता है, कड़क बिजली और उसे किला गिफ्ट में देता फर्रुख शेर। वो कौन से संप्रदाय को मानता था? अपना नाम बदल के। कोटा का, शेरगढ़ का, बारा में कौन सा मंदिर उड़ाया? अंग्रेजों के साथ कौन सा राजा संधि करता है? उमेद सिंह। कब संधि करता है? पूरक संधि कब की गई? पूरक संधि में कहा गया किसके वंशज कोटा की क्या रहेंगे और सारी पावर किसके पास रहेगी? कौन से राजा और दीवान के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? मांगरोल का युद्ध। किस किस के बीच? किशोर सिंह और जालिम सिंह झाला। किशोर सिंह कौन है? अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? जीत किसकी हुई? और बाद में किसके टाइम में झालावाड़ रियासत बना दी गई? राम सिंह। झालावाड़ का अलग राजा किसको बनाया गया? मदन सिंह झाला। मदन सिंह झाला। मदन पाल नहीं, मदन सिंह झाला। मदन सिंह झाला किसका पोता था? उसने अपनी राजधानी कहां बनाई? झालावाड़ राजस्थान की सबसे। अंग्रेजों ने कितनी रियासतें बनाई थी? कौन कौन सी? धौलपुर, टोंक और झालावाड़। धौलपुर कब? टोंक कब? झालावाड़ कब? लिखो परमार वंश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। चौहान कंप्लीट हो गए। अब अपने पढ़ लेते हैं परमार। परमारों की कौन कौन सी रियासतें थी देखते हैं। लिखो परमार रियासतें, परमार स्टेट्स। परमार स्टेट्स कौन कौन से बताओ देखे। आबू, मालवा, वागड़, जालोर और किरण। आबू सिरोही के अंदर एक जगह ही देखो, हमने पढ़ा भी था कि परमारों को हराकर लुम्बा, देवड़ा, आबू और चंद्रावती पर कब्जा करता है। इसलिए आबू में कौन सा वंश है? परमार। दूसरा कौन सा है? मालवा। हम वापस पढ़ते हैं कि रणथंभौर वाले हमीर ने धार के राजा भोज परमार सेकंड को हराया था। धार कहां पर पड़ता है आपका? मालवा। वागड़ कहां पर है आपका? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या बोलते थे? वागड़। अगला कौन सा आपका? जालोर। अभी हम पढ़ रहे हैं कीर्तिपाल सोनगरा ने कुंतपाल परमार को हराकर कब्जा किया है। इसका मतलब यहां भी क्या है? परमार। एक जगह किराड़ू, बाड़मेर में जगह। किराड़ू कहां पर है ना? आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सी जगह पर परमारों का राज नहीं था? आबू, मालवा, वागड़, सांबर। सांबर में कौन सा वंश था? याद रह जाएगा आपके? चलो ठीक, एक एक का पोस्टमार्टम करें। लिखो आबू का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आबू।
आबू का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आबू, एक लाइन तो लिख लो। आबू में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर आबू। आबू में परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर आबू। कौन से वंश का शासन था? परमार वंश का शासन था। राजा लिखे, पहला राजा लिखो धूमराज। आबू के परमार मानते भाई हमारा जो पहला बंदा हुआ था, हमारी उत्पत्ति यदि किसी व्यक्ति से हुई थी, किससे हुई है? धूम। लिख लो, यह है आबू के परमारों का आदि पुरुष था। ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ परमार्स ऑफ आबू। यह है आबू के परमारों का आदि पुरुष था। ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ परमार्स ऑफ आबू। आबू के परमारों का आदि सॉरी आबू के परमारों का आदि पुरुष था। ही वॉज फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ परमार्स ऑफ आबू। आदि का मतलब होता है पहला। आदि का मतलब क्या होता है? पुरुष, मतलब तो व्यक्ति हो गया कि इस आबू के परमारों का पहला कोई व्यक्ति हुआ था, तो कौन हुआ था? धूमराज। क्या नाम है? मैं वापस कहानी की तरफ लेके जाता हूं। हमने पढ़ा अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत ये कहता है कि अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे, चौहान, चालुक्य, परमार और यही पढ़ा था। अच्छा, इन 4 वंशों में किसी भी वंश ने अपने किसी भी अभिलेख के अंदर ये नहीं कहा कि हम अग्निवंशी है या हम अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। अग्निकुंड वाली कहानी मिलती है अपने को चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासों, और मैंने कहा था उस किताब में खूब गड़बड़ झाले हैं, हमें पता नहीं कि वो सच्ची है कि झूठी। बाकी आप देखो, विग्रह चतुर्थ का अजमेर अभिलेख कहता है हम क्या है? सूर्यवंश। पृथ्वीराज सेकंड का आंशिया अभिलेख कहता है हम क्या है? चंद्रवंश। बिजोलिया अभिलेख और चंद्रावती अभिलेख आपको क्या बताते हैं? मतलब उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम क्या है? अग्निवंश। अपने किसी भी किताब के अंदर उन्होंने खुद को अग्निवंशी नहीं बताया। परमारों का भी एक भी सॉरी प्रतिहारों का एक भी अभिलेख उठा लो, उनके अंदर वो अग्निवंशी नहीं बताते। आप चालुक्यों का कोई भी अभिलेख उठा लो, उनके अंदर भी खुद को अग्निवंशी नहीं बताते। यदि खुद को अभिलेखों में किसी ने अग्निवंशी बताया, वो कौन है? और परमार तो कहते हैं हम अकेले ही हैं, बाकी कोई नहीं है, हम खुद ही अग्नि से पैदा हुए थे, हमारे अलावा कोई भी अग्नि से पैदा। कहानी को थोड़ा मोल्ड करते हैं। इनकी कहानी ये है कि आबू पर्वत पर एक ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम है वशिष्ठ। क्या नाम है? उनके पास एक गाय है, गाय का नाम है नंदिनी। क्या नाम है? और एक दिन उस गाय को राक्षस लेके चले गए। ऋषि को गुस्सा आया, ऋषि ने अग्निकुंड जलाया, अग्निकुंड जला के उसके अंदर छिंटे मारे, अपने मंत्रों से एक योद्धा उत्पन्न किया और कहा जाओ मेरी गाय वापस लेके आओ। वो योद्धा गया, उन दुश्मनों को मारता है, दुश्मनों को मार के नंदिनी गाय वापस लेके आता है। दूसरों को मारने वाला परमार। पर का मतलब दूसरे, मार मतलब मारने वाला, और दूसरों को मारने वाला था, इसलिए क्या कहलाया? तो ये तो कहते अग्निकुंड से एक ही पैदा हुआ था, परमार। कौन पैदा हुआ था? पहला वंशज अपना किसको बताते हैं? कहानी से यह भी स्पष्ट होता है। धूम का मतलब होता है धुआं। धूम का मतलब क्या होता है? अग्नि से क्या निकला? धूम मचा दे। धूम करते हुए कौन आया? तो इनकी कहानी वो भी स्पष्ट होती है। तो अभिलेखों के अंदर या अपनी किताबों में साफ साफ ही खुद को कोई अग्निवंशी बता रहा था, तो वो कौन थे? परमार। तो ये अपना आदि पुरुष किसको मानते हैं? पर अब शुरुआत में तो कोई हो गया होगा, राजा तो बने नहीं। राजा कोई पहला यहां पर आदमी बनता है, जहां से इनकी वंशावली शुरू होती है, वो बनता है उत्पल राज। कौन बनता है? हेडिंग डालो, उत्पल राज। अब धूमराज से उत्पल राज के बीच में कौन है, उनके बारे में अपने पास जानकारी नहीं। उत्पल राज के बाद में लगातार जानकारियां मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से आबू के परमारों की वंशावली शुरू होती है। लिख लो, यहां से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ परमार्स ऑफ आबू वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ परमार्स ऑफ आबू वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमारों की वंशावली प्रारंभ होती है। जीनियोलॉजी ऑफ परमार्स ऑफ आबू वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो आदि पुरुष तो कौन था? धूमराज। वंशावली कहां से शुरू होती है? इसके बाद लगातार ये राजा, ये राजा, ये राजा, ये कहां से मिलने लगते हैं अपने को? उत्पल। अगले राजा का नाम लिखो, धरणी वराह। धरणी वराह। अगला राजा कौन है? इस धरणी वराह के टाइम में गुजरात में एक चालुक्य राजा भाई। गुजरात में कौन सा वंश है? चालुक्य।
और गुजरात में एक चालुक्य राजा, उसका नाम है मूलराज फर्स्ट। क्या नाम है? याद आया कुछ? बताओ कहां लिखा था? विगराज सेकंड ने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराकर बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। पढ़ा था? ये मूलराज प्रथम किस पर अटैक कर देता है? धरणीवर। तो धरणीवरा बेचारा भाग जाता है यहां से, और धरणीवरा भाग के जाता है धवल राठौड़ के पास। किसके पास जाता है? धवल राठौड़ के पास जाता। लिखो आप थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। लिखो, गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट अटैक्ड ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट अटैक्ड ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग मूलराज फर्स्ट अटैक्ड ऑन आबू। इस समय धवल राठौड़ ने धरणी वराह को शरण दी थी। इस समय धवल राठौड़ ने धरणी वराह को शरण दी थी। दिस टाइम धवल राठौड़ gave shelter to धरणी वराह। इस समय धवल राठौड़ ने धरणी वराह को शरण दी थी। दिस टाइम धवल राठौड़ gave shelter to धरणी वराह। एक लाइन और लिखो, फिर अपने बात करते हैं। ये जो जानकारी है ये धवल राठौड़ के एक अभिलेख से मिलती है। उस अभिलेख का नाम है हस्तिकुंडी अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? 997 ईस्वी का अभिलेख। कब का अभिलेख है? हस्तिकुंडी पाली में एक जगह है। हस्तिकुंडी कहां पड़ता है? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। यह जानकारी धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ धवल राठौड़। यह जानकारी धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ धवल राठौड़। यह जानकारी धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ धवल राठौड़। धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से मिलती। कौन से अभिलेख से मिलती है? कब का हस्तिकुंडी अभिलेख? 997 का। कहां से मिला अपने को? पाली। हस्तिकुंडी नाम की जगह कहां पर? हस्तिकुंडी, पाली। अच्छा, धवल राठौड़ इसको शरण दे रहा है। किसको शरण दे रहा है? धरणीवर। इसका मतलब धवल राठौड़ शक्तिशाली राजा रहा होगा। कौन था, कहां का था, कब आया था, कब गया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इस धवल राठौड़ का एक अभिलेख मिला है केवल। वो अभिलेख कौन सा है? हस्तिकुंड। इसमें खुद ही कहता है कि मैं शरण दे रहा हूं। तू है कौन? अल्लाह जाने। इसके बारे में और हमारे पास कोई जानकारियां, क्यों रहता था यहां पे, किस लिए आ गया था, क्या करता था, किसने भेजा इसको, क्यों शरण दे रहा है, ऐसी कोई जानकारियां। पर फिर भी हमें यह पता चलता है कि मूलराज का अटैक हुआ, वो सही बात है। अटैक हुआ तो इसने कहां पर शरण लिया आके? धवल राठौड़। ये जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? कौन सा देता है? बाद में वापस समझौते वमझौते हो गए, वापस चला गया। धरणी वरा और ये सब 9 भाई थे। कितने भाई थे? तो इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट लिया। भाई कोई भाई नाराज मत हो, तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू ये रख ले। राज्य कितने भागों में बांट लिया? ये मारवाड़ था पूरा। पश्चिमी राजस्थान जो था इसको क्या बोलते थे? मारवाड़। मतलब मारवाड़ के कितने टुकड़े कर दिए इसने? 9। इसलिए मारवाड़ का नाम पड़ा नवकोटी मारवाड़। क्या नाम पड़ा? कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप। कोटि का मतलब क्या होता है? कितने प्रकार से बांट दिया? 9 प्रकार से, इसलिए क्या कहलाया? नवकोटि। लिख लो। इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। He divided his state in 9 parts. इसने अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। He divided his state in 9 parts. अपने राज्य को 9 भागों में बांट दिया था। He divided his state in 9 parts. अतः इसका राज्य नवकोटि मारवाड़ कहलाता था। जो his state was called as नवकोटि मारवाड़। अतः इसका राज्य नवकोटि मारवाड़ कहलाता था। So his state was called as नवकोटि मारवाड़। अतः इसका राज्य नवकोटि मारवाड़ कहलाता था। So his state was called as नवकोटि मारवाड़। क्या कहलाता था? नवकोटि मारवाड़ कहलाता था। किसका राज्य? धरण। किसका राज्य? धरण। अगला राजा लिखो, धंधुक।
सब ये पूरा पार्ट इसी में था। नागौर, अजमेर, ये सब के सब। अजमेर तो नहीं, अजमेर तो चौहानों का आ गया था, पर इधर वाला खूब लंबा चौड़ा पार्ट इनके पास था। अगला कौन है आपका? धंधुक। धंधुक के टाइम में फिर गुजरात की तरफ से एक अटैक हुआ। भीम फर्स्ट ने किया इस बार। किसने किया? लिख लो। गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट अटैक्ड ऑन आबू। गुजरात के चालुक्य राजा भीम प्रथम ने आबू पर आक्रमण किया। गुजरात चालुक्य किंग भीम फर्स्ट अटैक्ड ऑन आबू। धंधुक को लगार पार पड़ेगी नहीं, तो धंधुक मालवा का एक परमार राजा, उसका नाम है भोज परमार। क्या नाम है? और भोज परमार इस टाइम बैठा है चित्तौड़। कहां पर बैठा? क्यों बैठा, किस लिए बैठा, मैं आगे बता दूंगा। इतना याद रखना कि भोज परमार कहां बैठा हुआ है? चित्तौड़। तो ये किसके पास चला जाता है? चित्तौड़। लिख लो। यह है भोज परमार के पास चित्तौड़ चला गया। ही मूव्ड टू भोज परमार एट चित्तौड़। यह है भोज परमार के पास चित्तौड़ चला गया। ही मूव्ड टू भोज परमार एट चित्तौड़। पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में कि चित्तौड़ में क्यों परमार बैठे, किस लिए, क्या है। यह है भोज परमार के पास कहां चला गया? चित्तौड़। भीम प्रथम यहाँ कब्जा करता है आबू पे, और आबू पे कब्जा करके अपने एक बंदे को यहाँ का मजिस्ट्रेट बना देता है। क्या बना देता है भाई? यहाँ का ध्यान तू रख ले। मजिस्ट्रेट को अपने यहाँ पे बोलते दंडपति। क्या बोलते? दंड मतलब सजा, पति मतलब स्वामी। सजा देने वाला बंदा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? दंडपति। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट कह दो। लिख लो। भीम प्रथम ने विमल शाह को आबू का दंडपति नियुक्त किया। भीम फर्स्ट अपॉइंटेड विमल शाह एज मजिस्ट्रेट ऑफ आबू। भीम प्रथम ने विमल शाह को आबू का दंडपति नियुक्त किया। भीम फर्स्ट अपॉइंटेड विमल शाह एज मजिस्ट्रेट ऑफ आबू। विमल शाह को आबू का दंडपति नियुक्त किया। अपॉइंटेड विमल शाह एज मजिस्ट्रेट ऑफ आबू। आबू का दंडपति नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? विमल शाह सेठ आदमी थे, भले आदमी थे। विमल शाह ने इन दोनों के बीच समझौता करवा दिया। विमल शाह ने धंधुक के और भीम प्रथम का अपना तो है नहीं, वैसे धंधुक का है, समझौता कर ले यार, छोड़, होगी वो बात होगी। तो इन दोनों के बीच समझौता कौन करवा देता है? किस किस के? धंधुक और भीम प्रथम। लिख लो। विमल शाह ने भीम प्रथम तथा धंधुक के बीच समझौता करवाया। विमल शाह मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन भीम फर्स्ट एंड धंधुक। विमल शाह ने भीम प्रथम तथा धंधुक के बीच समझौता करवाया। विमल शाह मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन भीम फर्स्ट एंड धंधुक। विमल शाह ने धंधुक तथा भीम प्रथम के बीच समझौता करवाया। मीडिएटेड एन एग्रीमेंट बिटवीन भीम फर्स्ट एंड धंधुक। क्या करवाया? समझौता। किस किस के बीच में? धंधुक और भीम फर्स्ट के बीच में समझौता करवा दिया। धंधुक बड़ा राजी हुआ। धंधुक ने विमल शाह का गए, वाह यार सेठ जी, मेरे लायक कोई सेवा तो बताओ। सेठ जी ने कहा यार तुम्हारी राजधानी तो ऊपर पहाड़ पे आबू, तो नीचे थोड़ा सा ढलते हैं, तब प्लेन एरिया के अंदर मुझे जमीन चाहिए, प्लॉट दे दो, थोड़ा ठीक रहेगा, जहां से अच्छा लगे वो प्लॉट ले लो। तो आबू से नीचे ढलते देलवाड़ा है, देलवाड़ा को तो आबू का भाग है, वहां पर आबू ही बोल दो बोले उसको। आबू के अंदर विमल शाह जैन थे। जैनों के जो पहले भगवान हुए उनका नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? वही आदि का मतलब पहला, भगवान को क्या कहते हैं? नाथ। इसलिए पहले भगवान के नाम क्या हो गए? आदिनाथ। तो आदिनाथ जी का मंदिर बनवाया विमल शाह ने। किसने बनवाया? कहां पे? कब? कौन सा मंदिर बनवाया? लिखो। 1031 ईस्वी में इन 1031 एडी। 1031 ईस्वी में इन 1031 एडी। 1031 ईस्वी में विमल शाह ने आबू में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विमल शाह बिल्ट आदिनाथ टेम्पल एट आबू। विमल शाह ने आबू में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। विमल शाह बिल्ट आदिनाथ टेम्पल एट आबू। विमल शाह ने आबू में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? आदिनाथ। आदि का मतलब पहला, नाथ का मतलब भगवान। तो जैनों के पहले भगवान है, इसलिए नाम क्या हो गया? वैसे ऋषभ देव जी नाम था। जैनों के पहले भगवान जी का नाम क्या था? लिख लो कोष्टक में, ऋषभ देव जी।
बरो पहले भगवान इसलिए क्या कहलाए? आदिनाथ। ऋषभदेव। क्या कहलाए? इस मंदिर को विमल वसई भी कहते हैं। सुनना, देखो फिर लिखेंगे अपना। जैनों के जो मंदिर होते हैं उनको बोलते हैं वसही। क्या बोलते हैं? नॉर्मली कोई पूछ ले कि वसही क्या होते हैं, जैन मंदिर, या जैन मंदिर क्या कहलाते हैं? वसही। विमल शाह ने वसही बनाई, इसलिए क्या हो गई? देख लो, इस मंदिर को विमल वसही भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विमल वसही। इस मंदिर को विमल वसही भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज विमल वसही। क्या कहते हैं इसको? विमल वसही भी कहते हैं। जेम्स टोड ने इस मंदिर को देखने के बाद कहा था कि इस मंदिर को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैंने भारत में इससे अच्छी बिल्डिंग दूसरी एक ही देखी है, ताजमहल। कौन सी देखी है? वो कहता ताजमहल के बाद भारत में दूसरी सबसे सुंदर कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग कौन सी है? विमल वसई। ऐसा कौन कहता है? लिखो, जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, जेम्स टोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स टोड, यह ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत है। इट इज सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। इट इज सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। यह ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत है। इट इज सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। यह है ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर इमारत। इट इज सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया आफ्टर ताजमहल। धंधुक की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम था लाहिनी देवी। क्या नाम था? इसने बसंतगढ़ में, बसंतगढ़ पढ़ा था ना हमने? कहां पर है बताओ बसंतगढ़? वो अभिलेख किसकी जानकारी देता है? चावड़ाओं की। किसकी जानकारी देता है? उस बसंतगढ़ अभिलेख के सॉरी बसंतगढ़ के अंदर इसने एक पुराने टाइम का एक मंदिर बना हुआ था, सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर था? सन टेम्पल। और पुराने टाइम की एक बावड़ी बनी हुई थी, उसका नाम था सरस्वती बावड़ी। क्या नाम था? अच्छा, बावड़ी समझते हो क्या आप? ऐसे कुएं जिनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हो, स्टेपवेल जो हुआ करते जिनमें नीचे उतरने के लिए कुओं में सीढ़ियां होती, उनको क्या बोलते? तो यहां पर एक बावड़ी, एक स्टेपवेल है जिसका नाम क्या था? सरस्वती बावड़ी। ये दोनों पुराने बने हुए थे। इन दोनों को रिकंस्ट्रक्शन यदि कोई करवाता तो कौन करवाता है? लाहिनी देवी। किसकी बेटी है? धंधुक। धंधुक की बेटी लाहिनी देवी बसंतगढ़ में, और सरस्वती बावड़ी का क्या करवाती है? पुनर्निर्माण। इसलिए सरस्वती बावड़ी का आजकल नाम है लाहिनी बावड़ी। क्या नाम पड़ गया? क्यों लाहिनी बावड़ी क्यों पड़ा? समझ आओगे? लिखो, धंधुक की पुत्री लाहिनी देवी ने, धंधुक डॉटर लाहिनी देवी, धंधुक की पुत्री लाहिनी देवी ने, धंधुक डॉटर लाहिनी देवी, लाहिनी देवी ने बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था। रिबिल्ट सन टेम्पल एंड सरस्वती स्टेपवेल एट बसंतगढ़। कोष्टक में लाहिनी स्टेपवेल लिखना। बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाया था। रिबिल्ट सन टेम्पल एंड सरस्वती स्टेपवेल एट बसंतगढ़। बसंतगढ़ में सूर्य मंदिर तथा सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण नहीं लिखना था तुम्हें, पुनर्निर्माण करवाया था। रिबिल्ट तूने लिखा पूर्ण निर्माण। सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। किसने? लाहिनी देवी। इसलिए सरस्वती बावड़ी क्या बोलते हैं अब? कौन से मंदिर का? बसंतगढ़ कहां पड़ता है? राजस्थान में सबसे अधिक सूर्य मंदिर यदि किसी जिले में थे तो सिरोही में। कहां पर थे? तो मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था, राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर कौन से जिले में थे? नीचे ये लिख लो अपने, सर्वाधिक सूर्य मंदिर बराबर सिरोही, बॉक्स में बंद कर लो। मैक्सिमम सन टेम्पल्स, सर्वाधिक सूर्य मंदिर बराबर लिख लो सिरोही।
बॉक्स में बंद कर लेना इसको, अलग से दिख जाए आपको। अगला राधा लिखो धारावर्ष। याद आया कुछ? क्या याद आया बताओ देखो। कैलन ने अपनी 2 राजकुमारियों गीगा देवी तथा श्रृंगार देवी का विवाह आबू के परमार राजा धारावर्ष के साथ किया था, पढ़ा था? वही धारावर्ष। एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। इसने काइंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। काइंद्रा युद्ध भी याद आया होगा आपके? इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा देवी, बैटल ऑफ काइंद्रा। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। काइंद्रा सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है, कोष्टक में सिरोही लिख लेना। इसने काइंद्रा युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ काइंद्रा। अब हेडिंग डालो वापस, काइंद्रा का युद्ध। आप पढ़ लेते हैं, देखो काइंद्रा का युद्ध क्या था क्या नहीं था। बैटल ऑफ काइंद्रा। काइंद्रा कहां पड़ता है? सिरोही। 1178 का युद्ध। कब का युद्ध है? 1178, 1178। मोहम्मद गोरी जो कि गजनी का राजा है, पढ़ा हमने मोहम्मद गोरी? वर्सेस भीम सेकंड चालुक्य। चालुक्य तो कहां का राजा होगा? गुजरात। किस किस के बीच में बताओ देखे? मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड चालुक्य। कब हो रहा है युद्ध? 1178। कौन सा युद्ध है? काइंद्रा कहां पड़ता है? भीम सेकंड चालुक्य छोटा बच्चा था, इसलिए इसकी माता शासन संभालती थी। माता का नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? किसकी माता है? भीम सेकंड चालुक्य। ऐसे शासन वगैरह संभालते ना, तब उनको बोलते संरक्षिका। क्या बोलते भाई? वो गार्जियन बनी हुई थी, संरक्षिका थी। लिखो ये नीचे लिखो। भीम सेकंड की माता नायिका देवी उसकी संरक्षिका थी। नायिका देवी, मदर ऑफ भीम सेकंड, वॉज हिज गार्जियन। भीम सेकंड की माता नायिका देवी उसके संरक्षिका थी। राजा की माता क्या कहलाती है? राजा की माता क्या कहेंगे? बस राजमाता किसको कहेंगे? राजा की माता को। एक ही तो बात हुई, क्या अंतर हुआ है? जैसे क्या लगा तेरे को? क्या लगा वो बता। राजमाता का और क्या अर्थ निकाल सकता है तू? नहीं, राजमाता शब्द का क्या अर्थ हो सकता है दूसरा? राजा की माता। हमने क्या लिखा अभी? क्या लिखा? भीम सेकंड की माता। भीम सेकंड कौन है? उसकी माता। ठीक है, तो भाई यही राजमाता है, यही माता है। खाली माता भी यही है, राजमाता भी यही है। गार्जियन भी, पिताजी मर गए तो बाद गार्जियन मम्मी रहेगी। राजा की माता इसलिए क्या हो गई? राजमाता। मोहम्मद गोरी गजनी का राजा है। कहां का राजा है? गजनी का राजा है। इस युद्ध में गुजरात की सहायता करने के लिए आसपास के कई राजा गए थे। लिखो सेनापति, नायिका देवी के सेनापति, कमांडर्स ऑफ नायिका देवी। नायिका देवी के सेनापति। धारावर्ष। धारावर्ष कहां का राजा है? आबू। मैंने बताया था कैलन आया था अपने भाई कीर्तिपाल के साथ, बताया था। कैलन कहां का राजा है? नाडोल। और साथ में अपने भाई को लेके आया था। किसको? कीर्ति। आप चाहो तो लिख लो, कीर्तिपाल बाद में जाके जालोर का राजा बना था।
आपने लिख लो जालोर ताकि याद रह जाएगा आपके। तब तक तो नाडोल में ही था, अपने भाई के साथ ही आया था इधर। कमांडर्स ऑफ नायका देवी। कौन कौन है बताओ देखे? धारावर्ष, केलन और कीर्तिपाल। धारावर्ष कौन है? आबू का राजा। केलन कौन है? नाडोल का राजा। कीर्तिपाल कहां का राजा बना? किसकी सेना का साथ दे रहे हैं? नायका देवी। नायका देवी किससे लड़ रही है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहां का राजा? गजनी अफगानिस्तान में एक जगह थी, तुर्कों का मुख्य अड्डा था। तुर्क उधर से लगातार अटैक कर रहे थे गुजरात पे कब्जा करने के लिए। कहां पे कब्जा करने के लिए? पर हमने पढ़ा था कि चौहान उनकी पार पड़ने, गोविंद थर्ड ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार। हमने पढ़ा कि अजय राज ने गर्जन मातंगों को, अरे अरुणराज ने तुर्कों को मारकर वहां पर झील बना दी आना, पढ़े हमने। तो लगातार वहां पर चौहान उनको रोक ही रहे थे, चौहान उनकी पार पड़ने नहीं दे रहे। जब उधर से पार नहीं पड़ रही तो गौरी ने दिमाग लगाया कि यार जाना अपने को कहां है? गुजरात। तो उसे लगा यार गुजरात पर अटैक अपने इस रूट से करना ही नहीं। एक रूट तो ये अफगानिस्तान से आओ पाकिस्तान, पाकिस्तान से आओ अपने पंजाब, अपने पंजाब से आओ राजस्थान, पूरा राजस्थान क्रॉस करके कहां पे जाओ? गुजरात। राजस्थान में चौहान आ जाते, चौहान इनको क्रॉस करने देते नहीं। उसने दिमाग लगा कि अपने जाना ही नहीं, राजस्थान क्यों क्रॉस करना, अपने अफगानिस्तान से आओ पाकिस्तान, पाकिस्तान से गुजरो पाकिस्तान के सिंध में, कहां जाओ? सिंध से गुजरात। बस खाली सिरोही क्रॉस करना, बाड़मेर सिरोही होते हुए कच्छ के रण में होते हुए सीधे सीधे कहां घुसो आप? गुजरात। तो लगाए तो रास्ता ही चेंज करते हैं, चौहानों वाली मगजमारी बीच में क्या हो जाएगी? समाप्त। दूसरा उसके दिमाग में ये कि गुजरात में राजा बना हुआ भीम सेकंड। कौन राजा है? वो टाबर है, उसकी मां शासन संभाल रही है, इसलिए गुजरात वालों में भी ज्यादा कोई दम है नहीं, चौहानों को बाईपास कर जाएंगे। गुजरात वालों में दम नहीं है, इसलिए जाके गुजरात पर आराम से क्या कर लेंगे? अपना कब्जा। मतलब गौरी पूरा कॉन्फिडेंट, एक बड़ी सी सेना लेके गौरी वहां से चलता है गजनी से, पाकिस्तान वाले सिंध में आता है, सिंध में आके अपने राजस्थान वाले बाड़मेर सिरोही से होता हुआ किधर घुसने का प्रयास करता है? उधर गुजरात में घुसने का। भीम सेकंड की माता शासन संभाल रही है, माता का नाम क्या है? नायका देवी। नायका देवी को समाचार मिला कि गौरी एक बड़ी सेना लेके इधर से आ रहा है और अपनी पार नहीं पड़ेगी ऐसे तो। पर नायका देवी बड़ी इंटेलिजेंट महिला थी। नायका देवी ने दिमाग लगाया कि एक तो अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा, इसलिए जब भी आपकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा हो तो मैदान में मत लड़ो। कहां मत लड़ो? पहाड़ों में लड़ो, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे रास्तों में कभी भी दुश्मन की पूरी सेना एक साथ घुसी नहीं, थोड़े थोड़े टुकड़े आएंगे तो मारने में आसानी रहेगी। फिर अपने पहाड़ों के रास्ते जानते हैं, दुश्मन पहाड़ों के रास्ते जानता, इसलिए अपने अचानक भी कहीं से भी गुरिल्ला वॉर क्या कर सकते हैं? छापा मार युद्ध, छोटी छोटी टुकड़ियां लगाई हुई, अचानक आक्रमण किए जाए, दुश्मन को पता नहीं चले तीर आ कहां से रहे, तो दुश्मन भागने में कामयाब हो जाए, भाग जाएगा यहां से। नायका देवी ये भी जानती थी कि अपने अकेले की पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अड़ोस पड़ोस के राजाओं के पास मैसेज किए। उसने आबू वालों के पास मैसेज किए कि धारावर्ष तुम आओ, इधर से नाडोल वालों को मैसेज किए केलन तुम मेरा साथ देने के लिए आओ, जालोर वालों को मैसेज किए कि कीर्तिपाल तुम मेरा साथ देने के लिए आओ, और सब गए। सबको पता था कि नहीं भाई इनका आज साथ अपने देंगे तो कल को अपने दिक्कत आएगी, तो ये अपने साथ देंगे। तो गठबंधन है, गुजरात, आबू, नाडोल, जालोर, इन सब का गठबंधन है। गौरी कॉन्फिडेंट, गौरी को लगा क्या कर लेंगे, थोड़े बहुत तो है, लुगाई और है, आराम से मारेंगे, मार के कब्जा करेंगे वहां पे। गौरी उधर से अपने सिंध से घुसता है अपने जैसलमेर बाड़मेर की तरफ, यहां से वो घुसता है सिरोही के अंदर। जैसे ही सिरोही के अंदर घुसता है, आबू में पहाड़ियां शुरू होती है, पहाड़ियों के बीच में गांव है काइंद्रा। कौन सा गांव है? गौरी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि गुजरात वाले आगे आके लड़ेंगे। गुजरात की राजधानी थी पाटन। कौन सी राजधानी थी? पाटन पड़ता है अहमदाबाद के पास। कहां पड़ता है? और ये अहमदाबाद से लड़ने के लिए कहां आ गए? काइंद्रा। काइंद्रा कहां पड़ता है? सिरोही। तो उसने सोच ही नहीं रखा था कि काइंद्रा में भी कोई आगे लड़ सकता है। और जैसे उसकी सेना आबू की पहाड़ियों में घुसती है, नायका देवी भयंकर भयंकर अटैक करती है। गौरी को इतना बुरा मारा था, इतना बुरा हराया था कि चप्पलें हाथ में ही ली थी। गजनी तक इन लोगों ने पीछे मुड़ के, तब गौरी को पता चला कि राजस्थान वीरों की धरती है। वो तो है, सच में किसकी धरती है ये? लिखो लिखो, नायका देवी ने गौरी को हरा दिया। नायका देवी डिफीटेड गौरी। धोतियां खोल ली थी उनकी, उधर नागे भागे थे। नायका देवी ने गौरी को हरा दिया। नायका देवी डिफीटेड गौरी। दिया ऐसे नहीं लिखते, सही लिख। नायका देवी ने किसको हरा दिया? काइंद्रा वाला युद्ध दो तीन चीजें बताता है। एक तो काइंद्रा वाला युद्ध बताता है
कि एक रानी में कितना दिमाग था, कितना भयंकर दिमाग था कि उसने कितना ही रणनीति बनाई। राजधानी के पास नहीं लड़ेंगे, दूर लड़ेंगे, मैदान में नहीं लड़ेंगे, पहाड़ों में लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे, गठबंधन बना के लड़ेंगे, छापा मार लड़ाई लड़ेंगे, वेल प्लानिंग के साथ। तो अक्सर जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में है कि भाई भारत के राजाओं के हार के कारण क्या थे। हर कोई आनिया बानिया उठ के इतिहासकार कह देता है भारत के राजाओं में गठबंधन की कमी थी। ये क्या है? ये गठबंधन नहीं है। भारत के राजा दूरगामी सोच नहीं रखते थे, ये दूरगामी तो है। कहां लड़ना है आपको, कहां नहीं लड़ना है, वेल प्लानिंग के साथ एकदम युद्ध कर रहे थे। अड़ोस पड़ोस के सारे राजा उनकी जाके क्या कर रहे हैं, सहायता और कर रहे हैं। गांव के अंदर है ना, कोई लड़ाई होती है ना तो गांव वाले धमकियां देते हैं कि देख हमसे पंगा लिया ना तो रास्ता बुला देंगे। हमसे पंगा लिया तो क्या करेंगे? नायिका देवी ने गौरी को बुला दिया था। गौरी अगली बार पंजाब से आया लड़ने के लिए, तबर हिंद पे कब्जा किया। जब पृथ्वीराज चौहान से वो लड़ने के लिए हारा था तो किधर कब्जा किया था? उसने भूल के भी सिंध का नाम नहीं लिया। उसने कहा भाई साहब उधर नायिका देवी बैठी है, नायिका देवी फिर मारेगी। विडंबना देखो, हमारे भारतीय इतिहास की इतनी महानतम नारी को हम तब जानते हैं जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। एक महिला ने इतना बड़ा युद्ध जीता, एक नारी ने इतना बड़ा युद्ध जीता और उसके बारे में हमारे इतिहास में कोई जानकारियां नहीं। पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ जाओ, नायिका देवी के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। गुजरात वाले जरूर अपनी रानी के बारे में जानते होंगे, बाकी अपने को उनके बारे में कोई जानकारियां, जबकि अपने सारे राजा उनके पक्ष के अंदर जाके लड़े थे। भारतीय इतिहास भगवान जाने किसने और कैसे लिख दिया, मेरे समझ में नहीं आई। सारे बताएंगे मोहम्मद गौरी ने आगे पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अरे तो तुम ये भी तो बताओ कि पहले यहां से नागे भागे थे वो, और पृथ्वीराज चौहान वाला अटैक हुआ है 15 साल बाद, 1178 1191, 13 साल का फर्क है। मतलब 13 साल तक तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इंडिया की तरफ अटैक कर दे, और 13 साल बाद में हिम्मत की भी तो भी सिंध वाले रास्ते से नहीं की। कौन से रास्ते से की? कितना खौफ रहा होगा उस आदमी को कि रास्ते भूल गया इधर की, कि यार इधर से नहीं जाना, आपने किसी दूसरे रास्ते से चले जाना है। वो युद्ध कौन सा है? तो कायंद्रा युद्ध नहीं है, कायंद्रा भावना है भारतीय इतिहास की, कि किस प्रकार एक कायंद्रा के युद्ध के अंदर हमारे राजाओं ने गठबंधन बना के उधर वाले एक राजा को हराया था। कौन से राजा को? तो सबको बताना है घर पे जाके, आज बताओगे है ना। हिस्ट्री का इसीलिए तो अपना वो बेड़ा गर्क कर रखा है कि अपने को पढ़ाई नहीं किसी ने, अपने को नहीं पढ़ाई तो हम जानते ही नहीं, इसलिए हर कोई अपनी हिस्ट्री के अंदर आगे लिख देता है, या हर कोई बोल जाता है कि भारतीय राजा तो हारते ही थे, बाहर वालों के सामने टिक ही नहीं पाते। अरे 712 से 1192 तक टिके ही हैं। 1192 में जाके त्राइनी में हारे थे, उससे पहले तक तो जीते आए थे, उनकी यही हालत हुई है। और यहां तो एक रानी टिका गई थी, इनको बुरी तरीके से हरा के चली गई थी, और गौरी ने 15 साल तक इस रूट से दोबारा आने की हिम्मत भी जुटाई नहीं थी। दोबारा आया भी था तो कौन से रूट से आया था? तो याद रहेगा आपके कायंद्रा का युद्ध। तो कब हुआ कायंद्रा का युद्ध? 1178। किस किस के बीच में? भीम सेकंड चालुक्य। भीम सेकंड चालुक्य की तरफ से उसकी मम्मी शासन देख रही है, और नायिका देवी का साथ देने के लिए अब राजस्थान के कौन कौन से राजा गए? अच्छा देखो, इस टाइम मुझे बताओ, देखिए अजमेर का राजा कौन है इस टाइम में? पृथ्वीराज चौहान। कौन राजा है? पर अपने को बड़ा अजीब लगता है कि यार पृथ्वीराज चौहान नहीं गया इस युद्ध में। दो रीजन है, एक तो पृथ्वीराज बहुत यंग एज में बना ही था, 77 में बना था, इसलिए उसकी मम्मी शासन संभाल रही। दूसरी बात, चौहानों और चालुक्यों की आपस में नहीं बनती। ये भी तो आपस में लंबे टाइम तक लड़ रहे थे, इनमें भी तो आपस में बनती नहीं थी। तो उधर नाडोल जालोर वाले चौहान गए, लेकिन अजमेर वाले चौहान इसमें सहायता करने के लिए इनका भाई तुम तुम्हारे स्तर पर लड़ो। पर नायिका देवी अकेली लड़ी, नाम ही जब नायिका है तो नायिका की तरह लड़ी वो, तो गौरी को हरा उरू के यहां से भगा दिया। याद रह जाएगा कायंद्रा कुछ, बॉक्स में बंद कर लो इसको अलग से अपने। तो राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है भाई, महिलाएं ज्यादा बहादुर थी अपने यहां की। अब धारावर्ष के बारे में वापस आते हैं। धारावर्ष के लिए कहा जाता है कि धारावर्ष एक तीर मारता ना तो 3 भैंसों को बीन देता। कितनी भैंसों को? एक तीर मारा, 3 भैंसें खड़ी कर दो, टक टक टक, तीनों के अंदर से एकदम निकल जाएगा। लिखो, धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बीन दिया करता था। धारावर्ष पियर्स्ड 3 buffaloes with 1 arrow। धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बीन दिया करता था। धारावर्ष पियर्स्ड 3 buffaloes with 1 arrow। धारावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बीन दिया करता था। धारावर्ष पियर्स्ड 3 buffaloes with 1 arrow। एक तीर से कितनी भैंसों को बीन दिया करता?
3 भैंसों को बीन दिया करता। इसी के इस लाइन के नीचे लिखो जानकारी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जानकारी मिलती कहां से अपने को ऐसी। जानकारी के स्रोत, एक तो सिरोही में एक मंदिर से अभिलेख मिला है, पाटनारायण अभिलेख। पाटनारायण मंदिर है, वहां से अभिलेख मिलता है 1287 ईस्वी का। उसमें लिखा हुआ है पाटनारायण इंस्क्रिप्शन। कहां से मिला पाटनारायण इंस्क्रिप्शन? सिरोही। कब का पाटनारायण अभिलेख? 1287। एक सिरोही में किला अचलगढ़। कौन सा किला? अचलगढ़ में धारावर्ष की एक मूर्ति है, जिसमें धारावर्ष जो है वो तीर कमान लेके खड़ा है, सामने 3 भैंसे हैं और तीनों भैंसों के छेद निकला हुआ है। लिख लो अचलगढ़ में धारावर्ष की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ धारावर्ष इन अचलगढ़ फोर्ट, या अचलगढ़। अचलगढ़ में धारावर्ष की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ धारावर्ष इन अचलगढ़। कल मैं दिखाऊंगा आपको, फोटो दिखाएंगे कल बाकायदा। इधर धारावर्ष खड़ा है, तीर कमान लिए, सामने 3 भैंसे, तीनों भैंसों के छेद निकला हुआ है। तो आप अचलगढ़ का किला कभी देखने जाओ तो वहां 3 भैंसे खड़े हैं, तीनों के छेद निकले हुए हैं। इसका मतलब छेद क्यों निकल गया? आप वहां उन भैंसों के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचा सकते हैं। तो अरे सच में खिंचवा सकते हैं आप, आराम से, छुट्टी है आपको। तो इसके कहां से जानकारी मिलती है बताओ? पाटनारायण अभिलेख। पाटनारायण अभिलेख कब का है? 1287। और स्टैच्यू कहां लगी हुई है धारावर्ष की? अचलगढ़। अचलगढ़ का किला कहां पर है? सिरोही। पाटनारायण मंदिर भी कहां पर है? सिरोही। देख लिया? आगे चलूं बोले? बिना राजा चेंज के एक लिखो देखे, प्रहलादन देव। बिना राजा चेंज के इसी में हेडिंग डालो प्रहलादन देव। लिखो यह धारावर्ष का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। यह धारावर्ष का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ धारावर्ष। अच्छा, अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि जब एक कायंद्रा वाला युद्ध हो रहा था, अजमेर का राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने आबू पे अटैक कर दिया था। कहां अटैक कर दिया था? उस समय आबू को यदि कोई बचाता है तो वो आदमी कौन था? मतलब धारावर्ष की तरफ से लड़ने के लिए कौन गया था? प्रहलादन देव। युद्ध तो वो जीत जाते हैं लेकिन आबू पर कब्जा करने नहीं देता। लिख लो, इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आबू की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आबू अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आबू की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आबू अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। इसने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ आबू की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड आबू अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। इसने एक शहर बसाया था, उसका नाम है प्रहलादनपुर। क्या नाम है? लिख लो, इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named प्रहलादनपुर। गुजरात में आता है प्रहलादनपुर। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named प्रहलादनपुर। इसने प्रहलादनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named प्रहलादनपुर। यदि आप कोई गुजरात साइड में गए हो जोधपुर से, तो उधर गुजरात में घुसते ही एक शहर आता है पालनपुर, तो उसका नाम पालनपुर नहीं है। नाम क्या उसका? प्रहलादनपुर। और प्रहलादनपुर प्रहलादनपुर करते करते अपने क्या बना गए उसको? पालन। तो अब की बार कभी जाओ पालनपुर आए तो आपको याद आना चाहिए कि किसने बसाया था ये? किसने बसाया? इस प्रहलादन देव ने एक नाटक लिखा था। उस नाटक का नाम है पार्थ पराक्रम व्यायोग। क्या नाम है नाटक का? बोलो देखिए, क्या नाम? दोबारा बोलो। किसने लिखा? कौन सा नाटक लिखा? लिखो देखिए, फिर मैं समझाता हूं। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड पार्थ पराक्रम व्यायोग। इसने पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था। ही रोट ए ड्रामा नेम्ड पार्थ पराक्रम व्यायोग। पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक लिखा था।
ही रोट ए ड्रामा नेम्ड पार्थ पराक्रम व्यायोग। कौन सा नाटक लिखा? पार्थ पराक्रम। पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन। किसको कहते हैं? एक कहानी याद करो, मैंने बीच में बताई थी कि दुर्योधन विराटनगर पर हमला करके वहां की गायें लूट लेता है और अर्जुन दुर्योधन के खिलाफ लड़ाई करके उन गायों को बचा के लाता है। बाण मार के गंगा निकाल दी, इसलिए नदी का नाम पड़ा बाण गंगा, है ना। वो जो पार्थ का पराक्रम, पराक्रम का मतलब क्या? युद्ध। वो जो पार्थ का युद्ध है, वो जो नाटक है, वो कौन सा नाटक है बताओ? पार्थ पराक्रम व्यायोग। तो अर्जुन का पराक्रम है। किसका पराक्रम है? अर्जुन को पार्थ कहते हैं। आप गीता सुनते हो तो भगवान कहते हैं हे पार्थ। तो पार्थ, पार्थ का मतलब क्या होता है? अर्जुन। क्या मतलब है? अर्जुन। ये हो गया भाई आपके धारावर्ष। अगला राजा लिखो, सोम सिंह। सोम सिंह, देखो यह धारावर्ष का पुत्र था। ही वॉज सन ऑफ धारावर्ष। यह धारावर्ष का पुत्र था। ही वॉज सन ऑफ धारावर्ष। इसके टाइम में दो जैन मंत्री थे भाई। एक का नाम था वस्तुपाल और एक का नाम था तेजपाल। कौन कौन दो जैन मंत्री थे? गुजरात के दो जैन मंत्री थे। क्या क्या नाम बताओ देखे? वस्तुपाल और क्या क्या नाम है? इन्होंने जैनों का एक मंदिर बनवाया। जैनों के एक और भगवान जी, उनका नाम है नेमिनाथ। क्या नाम है? तो कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? लिखो। इसके शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज रिजीम, इसके शासनकाल में ड्यूरिंग हिज रिजीम, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने, वस्तुपाल एंड तेजपाल, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने नेमिनाथ, देलवाड़ा में नेमिनाथ मंदिर का, सॉरी आबू लिख लो, आबू में आबू में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट नेमिनाथ टेम्पल एट आबू। आबू में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट नेमिनाथ टेम्पल एट आबू। आबू में नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट नेमिनाथ टेम्पल एट आबू। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? वस्तुपाल और तेजपाल। नेमिनाथ जैनों के एक भगवान होते हैं। तेजपाल के बेटे का नाम था लूण सिंह। क्या नाम था? तो ये मंदिर वास्तव में लूण सिंह की याद में बनाया गया। किसके याद में बनाया गया? इसलिए इस मंदिर को बोलते हैं लूण वसही। क्या बोलते हैं? वसही का मतलब लिख लो। इस मंदिर को जैन लूण वसही भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूण वसही। इस मंदिर को लूण वसही भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लूण वसही। क्या कहा जाता है? कौन से मंदिर को? नहीं। अब वस्तुपाल तेजपाल तो मंत्री थे, इनको तो टाइम मिलता नहीं, तो इनकी पत्नियां थी। वस्तुपाल की पत्नी का नाम था सुहड़ा देवी। क्या नाम था? तेजपाल की पत्नी का नाम था अनुपमा देवी। क्या क्या नाम बताओ देखे? इन दोनों ने मिलकर वो मंदिर बनवाया था, इसलिए मंदिर का नाम पड़ा देवरानी जेठानी का मंदिर। क्या कहते हैं भाई? देवरानी जेठानी बनवा गई। लिख लो, इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवरानी जेठानी टेम्पल। इस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवरानी जेठानी टेम्पल। देखो हमने दो मंदिर पढ़ लिया आबू के अंदर। एक बनवाया विमल शाह ने, वो तो आदिनाथ जैन मंदिर है। एक बनवाया वस्तुपाल तेजपाल ने, वो नेमिनाथ जैन मंदिर। उसको बोलते हैं विमल वसही, इसको बोलते हैं लूण वसही। उसको जेम्स टोड कहता है कि ये ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुंदर इमारत है, और इसको हम एक और किस नाम से जानते हैं? देवरानी जेठानी का मंदिर। याद रहेगी बात है? अगला लिखो, प्रताप सिंह। अगले राजा का नाम लिखो। कहां का इतिहास पढ़ रहे हैं हम? आबू। आबू का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं? नाम याद आता है कहीं? आबू का प्रताप सिंह कहीं याद है? रणथंभौर के हमीर ने अपने आसपास के कई राजाओं को हराया था, उसमें मेवाड़ का समर सिंह और आबू का प्रताप सिंह। पढ़ा था? वही।
ये प्रताप सिंह इधर मेवाड़ की तरफ अटैक करता है और मेवाड़ वालों से एक जगह छीनता है, चंद्रावती। क्या छीनता है? चंद्रावती पहले मेवाड़ वालों के पास थी, लेकिन इसने मेवाड़ वालों से चंद्रावती छीन लिया था। उन दिनों मेवाड़ का राजा हुआ करता जत्र सिंह। कौन राजा है? तो मेवाड़ के जत्र सिंह से क्या छीन लिया था? लिख लो। इसने मेवाड़ के जत्र सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। चंद्रावती सिरोही में अब जगह, पहले इस पर मेवाड़ वालों को कब्जा था। ही स्नेच्ड चंद्रावती फ्रॉम जत्र सिंह ऑफ मेवाड़। इसने मेवाड़ के जत्र सिंह से चंद्रावती को छीन लिया। चंद्रावती सिरोही में है भाई, है ना? मेवाड़ के जत्र सिंह से चंद्रावती को छीन लिया था। He snatched चंद्रावती फ्रॉम जत्र सिंह ऑफ मेवाड़। किसे छीन लिया था? जत्र सिंह से क्या छीन लिया था? अगला राजा लिख लो, विक्रम सिंह। यहां से आबू वाले परमार दो टाइटल धारण करने लगे, रावल और महारावल। क्या धारण करने लगे? इससे पहले इनके नाम के आगे टाइटल नहीं मिल रहे, यहां से अपने को टाइटल मिल रहे हैं। कौन कौन से टाइटल है बताओ देखिए, लिखो। यहां से आबू के परमार, रावल व महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार्स ऑफ आबू एडोप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमार, रावल व महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार्स ऑफ आबू एडोप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल फ्रॉम हियर। यहां से आबू के परमार, रावल व महारावल की उपाधियां धारण करने लग गए थे। परमार्स ऑफ आबू एडोप्टेड टाइटल्स ऑफ रावल एंड महारावल फ्रॉम हियर। किसकी उपाधियां धारण करने लगे? रावल और महारावल। कौन? अब आबू के अंदर तो कौन सा वंश है? परमार। आबू कहां पर पड़ता है? इधर आबू के पास में एक दूसरा वंश आ गया, सोनगरा चौहान। कौन से आगे? कहां पे? जालोर। कहां पर आगे? ऑब्वियस सी बात, अब सोनगरा चौहान आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सोनगरा चौहान इनका इधर वाला हिस्सा खा गए, इनका पूरा वेस्टर्न पार्ट खा गए। तो आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर किसने अधिकार कर लिया? जालोर के सोनगरा चौहानों। तो मतलब आबू वाले परमार कमजोर होकर सिकुड़ गए, अब उनके पास केवल ईस्टर्न पार्ट बचा था, वेस्टर्न पार्ट नहीं था। लिखो, जालोर के सोनगरा चौहानों ने, सोनगरा चौहान ऑफ जालोर, जालोर के सोनगरा चौहानों ने, सोनगरा चौहान ऑफ जालोर आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड वेस्टर्न पार्ट ऑफ परमार स्टेट ऑफ आबू। आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। तो फिर इनके पास थोड़ा सा केवल कौन सा भाग बचा? पूर्वी। वो रासा भाग खा गया लुम्बा देवड़ा। पढ़ते हम, लुम्बा देवड़ा परमारों को हरा कर आबू व चंद्रावती पे क्या कर लेता है? कब्जा। परमारों का राज क्या हो गया? समाप्त। लिख लो एक लाइन, अपने लाइन चेंज कर लिखना, कालांतर में लेटर ऑन, कालांतर में लेटर ऑन। लुम्बा देवड़ा ने आबू का परमार राज्य समाप्त कर दिया। लुम्बा देवड़ा एंडेड परमार स्टेट ऑफ आबू। लुम्बा देवड़ा ने आबू का परमार राज्य समाप्त कर दिया। लुम्बा देवड़ा एंडेड परमार स्टेट ऑफ आबू। ये हो गया भाई आपके आबू का इतिहास, याद रह जाएगा। तो आबू के परमारों का आदि पुरुष कौन था? धूमराज। कौन था? धूम। वंशावली कहां से शुरू होती है? उत्पल राज। कहां से शुरू होती है? उसके बाद तीन राजा, ट्रिपल डी, धरणीवरा, धनदुक, धरावर्ष। कौन कौन है? धरणीवरा, धनदुक और धरणीवरा के बारे में दो बात। मूलराज फर्स्ट का अटैक हुआ, भाग्य किसके पास आ गया? धवल राठौड़। उसकी कौन से अभिलेख से जानकारी है? हस्तिकुंडी। धरणीवरा के भाई कितने थे? 9 राज्यों में बांटा, इसलिए क्या कहलाया? नवकोटी मारवाड़। धंधु के टाइम फिर गुजरात से अटैक हुआ, किसका हुआ? भीम प्रथम का। और भाग के चित्तौड़ किसके पास चला गया? भोज परमार। और यहाँ पे समझौता कौन करवा देता है? विमल शाह।
फिर विमल सा यहाँ पे मंदिर कौन बनवा देता है? आपका आदिनाथ। उस मंदिर को और क्या कहते हैं? विमल वसई। और टोड कहता है वो ताजमहल के बाद भारत की दूसरी सबसे सुंदर। धनदुक की बेटी का नाम क्या है? लाहिनी देवी। लाहिनी देवी बसंतगढ़ में किस किस का पुनर्निर्माण करवा देती है? सूर्य मंदिर और सरस्वती बावड़ी, जिसको आजकल अपने क्या कहते हैं? फिर आ गया आपका धरावर्ष, वो कौन से युद्ध का सेनापति है? काइंद्रा। काइंद्रा युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? गौरी और भीम सेकंड। भीम सेकंड की मम्मी उसका राज्य संभाल रहे नायका देवी। राजस्थान से लड़ने के लिए कौन कौन गए? धरावर्ष, केलन और कीर्तिपाल। कौन जीत गई इस युद्ध के अंदर? धरावर्ष एक तीर से 3 भैंसों को बीन दिया करता। ऐसा कौन सा मंदिर का अभिलेख था? पाटनारायण। ऐसी मूर्ति कौन से किले के अंदर लगी है? अचल। धरावर्ष के छोटे भाई का नाम क्या है? प्रहलादन देव। और उसने किसके आक्रमण को विफल किया था? पृथ्वीराज चौहान। कौन सा नगर बसाया था? प्रहलादनपुर। कौन सा नाटक लिखा था? पार्थ पराक्रम व्यायोग। सोम सिंह के टाइम में आपके वस्तुपाल तेजपाल ने कौन सा मंदिर बनवाया? नेमिनाथ। लूण सिंह याद में बनाया, इसलिए क्या कहते हैं? लूण वसई। देवरानी जेठानी बना के, इसलिए क्या बोलते हैं? अबूवाला प्रताप सिंह मेवाड़ के जतर सिंह से क्या छीन लेता है? चंद्रावती। विक्रम सिंह के टाइम से क्या उपाधियां धारण करने लगे? रावल और महारावल। लेकिन इस टाइम में जालोर के सोनग्रो ने इनका कौन सा भाग दबा लिया? पश्चिम। और पूर्वी भाग में बाद में कौन कब्जा कर जाता है? लुम्बद। आगे बात समझ में? लिखो मालवा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मालवा। मालवा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मालवा। एक लाइन तो लिख लो। मालवा में भी परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा। मालवा में भी परमार वंश का शासन था। परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर मालवा। देखो हिसाब से मालवा अब तो होता है मध्य प्रदेश में। कहां पर आता है? आपने लगता है कि सर राजस्थान जीके में मालवा क्यों पढ़े? भाई अपने तो राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश जीके थोड़ी पढ़ रहे हैं। पर पहले मालवा अपना पार्ट था, जिसको राजपुताना बोलते थे ना। राजपुताना में आज का राजस्थान पूरा, एमपी का मालवा और गुजरात का एक प्रदेश सौराष्ट्र। कौन सा प्रदेश? तो ये पाटन वाटन सब अपने थे इधर, इस साइड की हुआ। दांता, ईडर, विजयनगर, कई रियासतें उधर चली गई। अपने राजपुताना का मालवा दे दिया मध्य प्रदेश को, राजपुताना का सौराष्ट्र किसको दे दिया? गुजरात। बचा वो अपने पास, इसका नाम राजस्थान है। आई बात समझे? अपने कहते हैं राजस्थान को राजपुताना कहते थे। राजपुताना में खाली राजस्थान नहीं है, राजपुताना में कौन कौन से और आते हैं? मालवा भी आता है और कौन सा आता है? सौराष्ट्र। ये दोनों पार्ट भी अपने ही पार्ट हुआ करते, पर वो उधर चला गया, पर अपने पार्ट थे, किसी ने अपने से कनेक्शन था, इसलिए अपने हिस्ट्री पढ़ लेते। आई बात समझो? मालवा वाले परमार भी आबू से गए थे। कहां से गए थे? एक लाइन लिख लो। आबू मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल था। आबू वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स ऑफ मालवा। आबू मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल था। आबू वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स ऑफ मालवा। आबू मालवा के परमारों का उत्पत्ति स्थल था। आबू वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ परमार्स ऑफ मालवा। अब राजा लिखते हैं अपने। पहला लिखो कृष्ण राज। इसका एक नाम और है, अन्य नाम लिखो उपेंद्र। दोनों नाम ये अच्छे हैं ना इसके देखो। एक भगवान जी का नाम हो गया कृष्ण राज, दूसरा नाम क्या हो गया? उपेंद्र। एकदम मॉडर्न नाम लगता है। भगवान जाने, इसने खुद ने तो खुद के इतने अच्छे अच्छे नाम रखे। खुद के बेटे का नाम बड़ा अजीब सा रख दिया इसने। इसके बेटे का नाम था डंबर सिंह। क्या नाम था? मुझे लगता है उसके कभी नंबर कम आए होंगे, तो इसने कहा कि नंबर आए हैं तेरे कम, इसलिए आज से तेरा नाम क्या है? इसने कहा जब ऐसा नाम रख दिया तो मैं आपके पास रहूंगा ही नहीं। ये आ गया था वागड़। कहाँ गया था? तो वागड़ में परमार राज्य की स्थापना करने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? डंबर सिंह। डंबर सिंह किसका बेटा है? देखो इसके पुत्र डंबर सिंह ने, हितसन डंबर सिंह, कम आए नंबर, नाम रख दिया डंबर। इसके पुत्र डंबर सिंह ने, हितसन डंबर सिंह, डंबर सिंह ने वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। वागड़ किसको बोलते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। फाउंडेड परमार स्टेट इन वागड़। वागड़ में परमार राज्य की स्थापना की थी। अगला बंदा लिखो मुंज।
ये मेवाड़ पे अटैक करता आपने। मेवाड़ में उस समय राजा शक्ति कुमार। मेवाड़ का राजा कौन है? पर इसमें शक्ति नहीं थी, तो मुंज ने अटैक किया। मुंज ने अटैक करके मेवाड़ में उस दिनों राजधानी हुआ करती आहड़। मेवाड़ की राजधानी कौन सी है, याद है? फिर मैंने बताया था आहड़ एक व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्रों पर अटैक होंगे, कुछ मिलेगा। तो उसने आहड़ पर अटैक किया, आहड़ को तोड़ा फोड़ा उसने, बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ गया और चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया उसने। कहां पे कब्जा कर लिया, लिख लो। इसने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन शक्ति कुमार ऑफ मेवाड़। इसने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन शक्ति कुमार ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड ऑन शक्ति कुमार ऑफ मेवाड़। इसने आहड़ को तोड़ दिया। ही डिमोलिस्ड आहड़, मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग तोड़ गया, लूटपाट की होगी जी वहां से। इसने आहड़ को तोड़ दिया। ही डिमोलिस्ड आहड़। आहड़ कौन से जिले में? इसने आहड़ को तोड़ दिया। ही डिमोलिस्ड आहड़ तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। तथा चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया एंड कैप्चर्ड चित्तौड़। हमें क्या पता ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हमें यह जानकारी धवल राठौड़ का हस्तिकुंडी अभिलेख देता है। कौन सा अभिलेख देता है? लिखो आप, फिर मैं समझाता हूं। यह जानकारी धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ धवल राठौड़। यह जानकारी धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ धवल राठौड़। यह जानकारी धवल राठौड़ के हस्तिकुंडी अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन ऑफ धवल राठौड़। धवल राठौड़ की कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? कौन सी जानकारी? कि उसने शक्ति कुमार ने अटैक किया। तो धवल राठौड़ कहता है कि शक्ति कुमार पर जब अटैक हुआ, शक्ति कुमार भाग के मेरे पास ही आया था। धवल राठौड़ कौन है कोई पता नहीं, शरण दे रहा है। उधर परमारों को, आबू वाले परमारों को शरण दे रहा है, किसको? धरणीवरा को। इधर मेवाड़ वालों को शरण दे रहा है, किसको? शक्ति कुमार। तो खुद कौन है? इसने कहा ये नहीं बताऊंगा, पर मैं शरण देने का काम करता हूं भाई साहब। तो हस्तिकुंडी अभिलेख किसका है? धवल राठौड़। कब का है? 997 ईस्वी। कहां से मिला है? पाली। हस्तिकुंडी कहां पड़ता है? पाली। तो दो जानकारी, एक जानकारी तो ये कि मूलराज प्रथम ने धरणीवरा पर आक्रमण किया, सहायता किसने की? धवल राठौड़। एक जानकारी कि मुंज परमार ने जब शक्ति कुमार पर आक्रमण किया तभी सहायता किसने की? फिर ये मुंज जो था, ये नीचे साउथ इंडिया में कर्नाटक में एक वंश हुआ करता, चालुक्य वंश और था। कर्नाटक का एक चालुक्य राजा तेलप। कर्नाटक का चालुक्य राजा कौन है? तेलप। तेलप सेकंड नाम करके एक चालुक्य राजा था। इसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। लिखो, यह कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप सेकंड के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ही डाइड while fighting against Karnataka's Chalukya king Telap II। यह कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप सेकंड के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Karnataka's Chalukya king Telap II। यह कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप सेकंड के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against Karnataka's Chalukya king Telap II। कर्नाटक के चालुक्य राजा तेलप सेकंड के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसने क्या, तेलप सेकंड को लगातार 6 युद्धों में रहा था। कितने युद्धों में रहा? जब जी में आती तब तेलप सेकंड को हरा क्या था। 7वीं बार गया तो इस बार तेलप सेकंड ने इसको हराया, पकड़ के मार दिया। क्या दिल दिल्ली का पंगा है, एक बार में खत्म करो मामला। तो तेलप सेकंड के खिलाफ बाद में लड़ता हुआ मारा। इसके दरबार में कई विद्वान थे, बहुत अच्छे अच्छे। लिखो, दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। मैं एक तरफ राइटर लिख रहा हूं, एक तरफ उनकी बुक लिखूंगा।
हलायुद्ध की बुक का नाम बताओ। अभिधान रत्नमाला, क्या नाम है? पद्मगुप्त या परिमल की बुक बताओ। नवशासांक चरित। धनंजय की बुक का नाम बताओ और धनपाल की बुक का नाम बताओ। हलायुद्ध की कौन सी है? अभिधान रत्नमाला। पद्मगुप्त या परिमल की? नवशासांक चरित। धनंजय की? धनपाल की? तिलक मंजरी किसने लिखी? और 10 रूपक? नवशासांक चरित और अभिधान रत्नमाला। हलायुद्ध की बुक का नाम? धनंजय की बुक का नाम? धनपाल की बुक का नाम? नवशासांक चरित किसने लिखी? पद्मगुप्त या? पढ़ो एक बार, खुद याद करो। देखिए मैं अभी पूछूंगा किसी से भी खड़ा करके। हलायुद्ध की बुक का नाम बताओ। अभिधान रत्नमाला। आपके पद्मगुप्त या परिमल की? नवशासा। ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, इसके स्टार लगाओ पद्मगुप्त वाली। धनंजय की बुक का नाम बताओ। 10 रूपक। धनपाल की बुक का नाम बताओ। खूब सारे कवि दरबार में, इसलिए मुंज परमार की उपाधि थी कवि वृष। क्या उपाधि थी? कवि वृष का मतलब कवियों का आश्रय था। जैसे वो पढ़ते अपने कवि बंधु, वैसे वैसे विग्रह चतुर्थ की, वैसे इसकी उपाधि क्या थी? कवि। लिख लो उपाधि, टाइटल। अपने दरबार में कवियों को रखने वाला, कवियों का आश्रयदाता, पैटर्न ऑफ पोइट्स, कवि वृष। टाइटल किसकी उपाधि है? मंज। नाम जोरदार है ना, मंज परमार। मंज परमार की क्या उपाधि? इमरान। मुंज उपाधि, या तो मुंज की उपाधि लिख। मुंज उपाधि में लग रहा है मुंज खुद ही उपाधि है अपने आप। अगला लिखो सिंधुराज। लिखो यह मुंज का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ मुंज। यह मुंज का छोटा भाई था। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ मुंज। इसकी उपाधि लिखो नवशासांक। अब कुछ समझ में आया आपकी बातें? मैं बताऊंगा, देखो अर्थ बताऊंगा आपको अभी इसका। नवशासांक क्या उपाधि है? देखो 3 शब्द है। एक शब्द नव, एक शब्द साहस, एक शब्द अंक। कौन कौन से 3 शब्द बोलो देखिए। नव का मतलब क्या होता है? साहस का मतलब हिम्मत, हिम्मत का दो, साहस का दो। अंक का मतलब गोद। अंक का मतलब होता है गोद। क्या होता है? संख्या भी होता है, मतलब क्या होता है? गोद। वह राजा जिसकी गोद में नया साहस खेलता है, वह राजा जिसने अपने राज्य में नए साहस का संचार किया, उसको क्या कहा जाए? भाई हुआ ये था, मुंज परमार अचानक मर गया। अचानक मर गया तो मालवा डिप्रेस हो गया भाई अचानक, यार इतना बड़ा राजा मर गया। लेकिन मुंज के मरने के बाद भी अपने राज्य में नई हिम्मत कोई लेके आता है, अपने राज्य में नई एनर्जी कोई लेके आता है। वो कौन था? सिंधुराज। इसलिए सिंधुराज की उपाधि क्या पड़ी? नवशासांक। जिसकी गोद में क्या खेलता है? नया साहस, नई हिम्मत खेलती है, इसलिए उपाधि क्या हुई? नवशासांक। और इस नवशासांक पर पद्मगुप्त ने बुक लिखी, जीवनी लिखी। जीवनी को अपने बोलते चरित। क्या बोलते? सुरजन की जीवनी सुरजन चरित,
तो वैसे कि वैसे नवसासांग की जीवनी है, तो किताब का नाम क्या पड़ा? नवसासांग चरित। क्या नाम पड़ा? नवसासांग चरित। अगला राजा लिखो, भोज। अगला राजा कौन है? भोज। लिखो, यह सिंधुराज का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ सिंधुराज। यह सिंधुराज का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ सिंधुराज। किसका बेटा था? हुआ यह था कि मुंज परमार के बेटा था नहीं, इसलिए मुंज परमार ने यह कह रखा था, भाई मेरे मरने के बाद मेरे भाई सिंधुराज के बेटे भोज को क्या बना देना? राजा। पर मुंज अचानक युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अचानक लड़ता हुआ मारा गया, तो भोज बहुत छोटा था, तो कहा भाई भोज को राजा मत बनाओ, एक बार बीच में राजा खुद कौन बन जाओ? सिंधुराज। वरना डायरेक्ट मुंज के बाद कौन बनना चाहिए? भोज। पर बीच में थोड़े टाइम के लिए सिंधुराज बना, फिर सिंधुराज मरा, तब तक भोज बड़ा हो गया, तो राजा कौन बन गया? भोज। मुंज ने अपने राजस्थान के कौन से किले पर कब्जा कर लिया था? चित्तौड़। कौन से किले पर कब्जा कर लिया? अभी तो लिखवाया ऊपर, नहीं लिखवाया? देखो देखे लिखवाया कि नहीं लिखवाया, ऐसी कोई बात कि मुंज ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? लिखवाया? पक्की बात? देख तो सही है। कहीं तो यूं आप तो बैठे बैठे करो, अब लिखवा दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखवाया तो भी कोई बात नहीं। छाती मत छोल, तू आगे पढ़ा दे चुपचाप, क्यों तंग करता है? लिखवा दिया, मान लिया तेरी बात। अभी तो लिखा यार कि मुंज परमार ने मेवाड़ के शक्ति कुमार पर आक्रमण किया, हड़ को तोड़ दिया, चित्तौड़ में क्या कर लिया? यह जानकारी हमें धवल राठौड़ के कौन से अभिलेख से मिलती है? अस्थिकुंड अभिलेख से। ये जो भोज था, इस भोज की एक उपाधि थी, त्रिभुवन नारायण। क्या उपाधि थी? किसकी उपाधि है? तो इसने चित्तौड़ में अपने शिवजी का एक मंदिर बनाया, उसका नाम रखा गया त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम रखा गया? कहां पे? इसका मतलब भोज परमार तक चित्तौड़ इसके पास में, परमारों ने, मुंज ने कब्जा किया। मुंज के बाद कौन आ गया? सिंधुराज। सिंधुराज के बाद कौन आ गया? मुंज, सॉरी भोज। भोज भी कहां बैठा हुआ है? चित्तौड़। इसलिए अपने पढ़ते हैं कि आबू के परमार राजा धंधुक ने चित्तौड़ में भोज परमार के पास शरण ली। थोड़ी देर पहले यह भी लिखा हमने, पक्का लिखा था? देखो देख इमरान, कहां लिखा बता मेरे को, मिलता है कि नहीं मिलता? सिरोही के चौहानों में देख ले, फटाफट मिल जाएगा जल्दी से। नहीं मिला इमरान? बात नाडोल वालों में देख ले, नाडोल वालों में। अपने मिल गया तेरे को? कौन से राजा ने शरण ली? ले ली होगी सर। हमारा क्या लेना देना है सर इससे? कौन शरण ले रहा है, कहां ले रहा है, क्या लिख रखा है बता? है? चित्तौड़ में भोज परमार है, उसके पास कौन शरण लेता है? कहां लिखा हुआ तेरी कॉपी में? कहां लेता है ये छोड़, लिखा हुआ कहां है? क्या लिखा हुआ बता? भोज परमार के पास। इसका मतलब क्या हुआ? किसका अधिकार है चित्तौड़ पे? भोज का। कैसे हुआ चित्तौड़ पे अधिकार भोज का? तो कैसे हुआ, कब हुआ इनका अधिकार चित्तौड़ पे? तो बता, कब हुआ चित्तौड़ पे अधिकार परमारों का? है? अल्लाह रहम करे। कब हुआ अधिकार? शक्ति कुमार किसने हराया? मुंज ने। तब किसका अधिकार हो गया? कहां पे? कहां के परमारी है? कहां के परमार है? मालवाग परमारों का कब्जा हो गया। किसने किया है? मुंज ने। किस पे अटैक करके? शक्ति कुमार कहां का राजा है? फिर शरण कौन ले रहा है? धंधुक। धंधुक कहां का राजा है? वो कौन से वंश का है?
किसके पास शरण ले रहा है? भोज परमार कौन से वंश का है? पक्का? चलो ठीक है। कौन है? भोज परमार किसका पुत्र है? किसका लिखा तूने? हाँ, मैंने कहा, मुंज ने कहा था सिंधु राज के बेटे भोज को राजा बनाना, लेकिन भोज छोटा था इसलिए बीच में सिंधु राज बन गया। अब बता, भोज किसका बेटा है? किसका बेटा है? सिंधु राज किसका भाई है? मुंज का। और भोज मुंज का क्या लगता है? ठीक, मतलब आप यूं बैठे हो, लिखा और बोल, आगे बोल, है ना? कई तो मन में सोचते रहते कितना याद है इसको, इंटेलिजेंट तो है ये। खुद पेपर क्यों नहीं देता? ठीक आदमी यार, कोई लेना देना, जो जैसे लिखवा दे, आपको कोई लोड है? हमने फीस दे दी, अब तू जाने, तेरा काम जाने, कुछ ही लिखवा दे, हमें कोई लेना देना। कितने अच्छे बच्चे, थैंक यू। ऐसे नहीं पढ़ते, ध्यान रखा करो एक एक चीज का कि कौन सा कहां जा रहा है, जिसमें मैं वापस रिलेट और करवाता हूं। मैंने भी कहा और था थोड़ी देर पहले कि ये देखो, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि भोज परमार के पास कैसे शरण ले ली, पर आपके जुड़ते नहीं कि खांचे आपके, वो जो जहां है वहीं पड़ा रहता है आपका कि इमरान सिरोही के चौड़ों में परमार ढूंढ रहा है। इमरान कितना सच्चा स्टूडेंट है, ये कह रहा सर आपने कहा सिरोही के चौड़ों में परमार है, ढूंढे, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं सर? चलो वाह, ठीक है। कौन सा राजा लिखा? भोज। भोज की उपाधि क्या थी? कि भोज की उपाधि क्या थी? सिंधु राज। भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। क्या उपाधि थी? त्रिभुवन नारायण। तो इसने चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया? त्रिभुवन, शिव जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव जी, लिख लो। लिखो, इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। हे बिल्ड त्रिभुवन नारायण टेम्पल एट चित्तौड़। अच्छा, मैंने एक बात और लिखवा रखी है आपको कि गुजरात का एक चालुक्य राजा अजमेर को जीतने के बाद चित्तौड़ गया था। लिखवाया था क्या? पक्का लिखवाया था। तो कुमारपाल जब यहां गया था तो इस मंदिर में पूजा करता है। उस कुमारपाल वाले अभिलेख में इस मंदिर का नाम है समिधेश्वर। क्या नाम है? तो पहले तो इसका नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण। और बाद में इसका नाम क्या मिलता है अपने को? क्या मिलता है? लिखो, देखो, कुमारपाल चालुक्य के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारपाल चालुक्य, कुमारपाल चालुक्य के अभिलेख में, इन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमारपाल चालुक्य, इस मंदिर को समिधेश्वर मंदिर लिखा गया है। दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज समिधेश्वर टेम्पल। इस मंदिर को समिधेश्वर मंदिर लिखा गया है। दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज समिधेश्वर टेम्पल। मैंने आप बताया हुआ पीछे स्वर लगता है, इसका मतलब किसके मंदिर है? शिव जी। समिधेश्वर मंदिर लिखा गया है। क्या लिखा गया? और देखो मैं बताता हूं, वास्तव में इसको लिखा हुआ है उसमें समाधीश्वर। क्या लिखा हुआ है? समाधीश्वर लिखा हुआ। दो वर्ड है, एक है समाधि, एक है ईश्वर। जैसे ईश्वर समाधि में बैठे हो। ईश्वर किसमें बैठे हो?
पर वो समाधीश्वर 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 करते करते अपने क्या बोलने लगे, पहले नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर, बाद में नाम क्या पड़ गया, समिधेश्वर। बनवा के कौन गया था, भोज परमार, लेकिन कुमारपाल वाले अभिलेख में नाम क्या है, समिधेश्वर। बाद में अपने मेवाड़ में एक राणा बने थे मोकल, कौन बने थे, मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए आजकल बोलते हैं मोकल जी का मंदिर। क्या बोलते हैं, लिखो कालांतर में लेटरोन, कालांतर में लेटरोन। राणा मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। राणा मोकल रीबिल्ट दिस टेंपल, राणा मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। राणा मोकल ने क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो आगे देखते। उदयपुर में एक जगह पड़ती है नागदा, कौन सी जगह, नागदा के पास में भोज ने एक झील बनवाई थी, भोजपुर या भोज सागर झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण करवाया, किसके पास में, लिखो नागदा कहां पड़ता है, उदयपुर, लिख लो नागदा के पास, नियर नागदा, नागदा के पास नियर नागदा भोज ने भोज सागर झील का निर्माण करवाया था। भोज बिल्ट भोज सागर लेक, भोज ने भोज सागर झील का निर्माण करवाया था। भोज बिल्ट भोज सागर लेक। इसकी राजधानी हुआ करती थी धारा नगरी। राजधानी कौन सी थी, देखो अपने एक बताते कि हमीर ने धार के भोज परमार सेकंड को हराया था, तो वो भोज परमार सेकंड अलग है, ये भोज परमार फर्स्ट है। धार का दो या क्या कर दो इसको, धारा नगरी। वही मालवा में मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, और धारा नगरी के अंदर इसने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। संस्कृत पाठशालाओं के वही नाम हुआ करते, सरस्वती कंठाभरण। क्या बोलते, आपने किसने बनवाई थी, विग्रह चतुर्थ ने। उसने कहां बनवाई थी, कहां बनवाई थी, और इसने कहां बनवा दी, धारा नगरी। कहां पर बना दी, धारा नगरी कहां पड़ता है, लिख लो अपनी राजधानी धारा नगरी में, इन हिज कैपिटल धारा नगरी, अपनी राजधानी धारा नगरी में, इन हिज कैपिटल धारा नगरी इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up Sanskrit school named सरस्वती कंठाभरण। इसने सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। He set up संस्कृत स्कूल named सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। कौन सी पाठशाला, बाद में तो तुर्कों का राजा है, तुर्क इसको तोड़ गए और तोड़ के इसको मस्जिद बना दी। उस मस्जिद को बोलते हैं कमाल मोला। क्या बोलते हैं, लिख लो कालांतर में तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। लेटर ऑन टर्क डिमोलिश दिस स्कूल। कालांतर में तुर्कों ने इस पाठशाला को तोड़ दिया। लेटर ऑन टर्क डिमोलिश्ड दिस स्कूल, तथा इसे कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया। कन्वर्टेड इट इनटू कमाल मोला मॉस्क, तथा इसे कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया। कन्वर्टेड इट इनटू कमाल मोला मॉस्क। किसमें बदल दिया, कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया। कमाल मोला मस्जिद में बदल दिया। अपने वाली को तो किसमें बदल दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा, और इसको किसमें बदल दिया था, कमाल, कमाल मोला मस्जिद। भोज परमार की पुस्तकें लिखो। श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म शतक।
श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म शतक। कौन कौन सी बुक से बताओ देखिए? श्रृंगार मंजरी कथा और कुर्म शतक। ये जो श्रृंगार मंजरी कथा ना, ये तो है संस्कृत भाषा में, और जो कुर्म शतक है ना, ये है प्राकृत में। जैसे मैंने वहां बताया था कि अजमेर वाली संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर एक तो विग्रह चतुर्थ का नाटक लिखा हुआ हरकेली, और एक सोमदेव वाली बुक लिखी ललित। यहाँ पे भोज परमार ने भी अपनी इस किताब की लाइनें लिखवाई थी। कौन सी किताब? कुर्म शतक। लिखो नीचे, कुर्म शतक की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ कुर्म शतक। कुर्म शतक की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ कुर्म शतक। कुर्म शतक की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ कुर्म शतक। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी गई थी, वर एनग्रेव्ड ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी गई थी, वर एनग्रेव्ड ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी गई थी, वर एनग्रेव्ड ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखी गई थी। एक बात और सुनना, बहुत आगे जाके मालवा में एक और राजा बने, अर्जुन वर्मा। कौन राजा बने? अर्जुन वर्मा का एक दरबारी विद्वान है, उसका नाम है मदन। क्या नाम है? मदन ने एक बुक लिखी, पारिजात मंजरी। कौन सी बुक लिखी? भागवत पुराण की कोई एक कहानी है, उस कहानी के आधार पर एक बुक लिख दी। उस बुक का नाम क्या है? इस पारिजात मंजरी की लाइनें भी इस पाठशाला की दीवारों पर है, पर पारिजात मंजरी बहुत बाद की बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? मदन। मदन किसका दरबारी विद्वान था? नीचे ये लिख लो और बॉक्स में बंद कर लेंगे अपने। लिखो, पारिजात मंजरी की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी की पंक्तियां, लाइन्स ऑफ पारिजात मंजरी। पारिजात मंजरी की पंक्तियां भी संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई गई थी। वर ऑल्सो एनग्रेव्ड वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल। भी संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई गई थी। वर ऑल्सो एनग्रेव्ड ऑन वॉल्स ऑफ संस्कृत स्कूल। भी संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई गई थी। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर लिखवाई गई थी। यह पुस्तक मदन द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन बाय मदन। यह पुस्तक मदन द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन बाय मदन। यह पुस्तक मदन द्वारा लिखी गई थी। दिस बुक वॉज रिटन बाय मदन, जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। हु वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अर्जुन वर्मा। जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। हु वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अर्जुन वर्मा। जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। हु वॉज कोर्ट स्कॉलर ऑफ अर्जुन वर्मा। जो कि अर्जुन वर्मा का दरबारी विद्वान था। Who was court scholar of अर्जुन वर्मा। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। याद करके आना सारी बात।